इसकी प्रैक्टिस हमेशा कीजिए। हो सकता है वो आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जो आपको आए नहीं, आप नर्वस हो जाएं, घबरा जाएं, और वो घबराहट में जब आप हॉल के अंदर जाएंगे, पेपर सॉल्व करेंगे, तो वहां पर भी रिफ्लेक्ट करता है। हेलो मेरे सभी नादान परिंदों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरु मां। नीट 2025 अब आने वाला है और पूरे 1 ईयर 2 इयर्स की प्रिपरेशन एक तरफ होती है, और वो जो डी डे होता है जिस दिन हमें एक्चुअली पेपर सॉल्व करना है, वो एक तरफ होता है। अगर हमने करेक्ट तरीके से पेपर सॉल्व नहीं किया, करेक्ट स्ट्रैटेजी से, तो कभी कभी पूरे साल की मेहनत खराब हो सकती है। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे, व्हाट इज द परफेक्ट पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी फॉर नीट 2025। तो इसकी शुरुआत मैं करती हूं सबसे पहले एंट्री इनटू द एग्जाम हॉल, या एंट्री इनटू द सेंटर मुझे कहना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आप लोग इस दिन सुबह टाइम पर उठिएगा, बहुत ज्यादा लेट हमें डेफिनेटली नहीं करना है, और उठकर लाइट ब्रेकफास्ट करना है। नहा धो के तैयार होके लाइट ब्रेकफास्ट। आप भूखे नहीं रहेंगे क्योंकि 2 से 5 आपका पेपर होगा, आप लेट तक आएंगे तो कहीं एसिडिटी वगैरह ना हो जाए। तो इसमें सबसे पहले जरूरी है कि आप टाइम पर उठकर लाइट ब्रेकफास्ट लें। कुछ नया पढ़ने की उस दिन कतई कोशिश मत करिएगा। अगर आपके कुछ हैंडआउट्स वगैरह हैं तो आप उनसे रिवाइज कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ मत करो उस दिन। थोड़ा सा अपने आप को चिल रखो, शांत रखो, क्योंकि नर्वसनेस में कभी कभी आती हुई चीजें भी गलत होती हैं। तो आप सुबह उठिए, 4x4 टेक्निक करिए, थोड़ा 10 मिनट अपने इष्ट का नाम जप करिए, तैयार होइए, नहाइए धोइए, अपना लाइट सा ब्रेकफास्ट करिए, कुछ हैंडआउट्स हैं तो उन्हें रीड कर लीजिए। इसके बाद में आप थोड़ा सा अकेले रहिए, मतलब कोई भी नेगेटिव फ्रेंड, नेगेटिव रिलेटिव, किसी का भी फोन आप रिसीव नहीं करेंगे, उनसे आप नहीं मिलेंगे। अपने घर वालों को बोल दीजिए, उन्हें जो बहाना बनाना है वो बना सकते हैं। ऑल द बेस्ट करने का फोन भी आप नहीं लेंगे, जो भी कोई भी आपको थोड़ा नेगेटिव डिप्रेसिंग बात कर देते हैं। इसके बाद जब आप हॉल के अंदर जाएंगे तब भी आपको अकेले रहना है, मतलब किसी भी, हो सकता है आपके ही सेंटर पर आपके कोई नोन स्टूडेंट का भी, फ्रेंड का भी सेंटर हो, या कभी अननोन बच्चे भी जब वहां मिलते हैं, तो बहुत ज्यादा दोस्ती बातें नहीं करनी है। हो सकता है वो आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जो आपको आए नहीं, आप नर्वस हो जाएं, घबरा जाएं, और वो घबराहट में जब आप हॉल के अंदर जाएंगे, पेपर सॉल्व करेंगे, तो वहां पर भी रिफ्लेक्ट करता है। तो जो आता है अपने को पता है भाई, अपने दोनों कान बंद रखने। आप चाहो तो साइड में खड़े हो जाओ, जिसको जो सोचना है, स्नॉबिश सोचना है, एरोगेंट सोचना है, जो सोचना है सोचे, पर अपने को किसी से कोई डिस्कशन नहीं करना है। इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपना प्रॉपर ड्रेस कोड भी फॉलो करें। ड्रेस कोड को लेकर एक वीडियो मैं ऑलरेडी आपके लिए डाल दूंगी, ठीक है? अभी हम इसकी डिटेल में बिल्कुल नहीं जा रहे, मैंने कंप्लीट वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया है, जल्दी आ जाएगा आपके पास में। क्योंकि अगर आपके ड्रेस कोड में कुछ भी गड़बड़ होता है तो वहां पर आर्ग्यूमेंट्स होंगे, टेंशन होगा, स्ट्रेस होगा, अगेन हमें पेपर सॉल्व करते में उस चीज का असर दिखता है। इसके बाद भी मैं ये कहूंगी, अगर थोड़ा भी कोई भी कंफ्यूजन होगा तो प्लीज आप लोग अर्ली पहुंच जाना, 12:30 बजे तक जल्दी पहुंच जाना। और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, वहां पर बहस मत करना, कोई आर्ग्यूमेंट मत करना। वो जैसा बोले, उसमें ये लिखा है, वहां पर ये लिखा है, कुछ सेंटर्स पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्ट्रिक्टनेस होती है, जो बोले कर देना, अपने को कोई मतलब नहीं, अपने को उस पेपर पर ध्यान देना है जिसके लिए पूरे साल मेहनत की है। तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें गुस्सा आ जाता है, ये सही है वो गलत है, ऐसा कैसे कर सकते हो, उनको तो अलाउ करा था। बेटा कोई बहस नहीं करना है। चलिए, तो सबसे पहले हम सेंटर पर गए, वहां पर हमने ये बातें ध्यान रख ली। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप होगा एंट्री इनटू द हॉल। तो जब आप अपने एग्जाम हॉल के अंदर जाएंगे, वहां पर शांति से बैठो, ठीक है? 2 मिनट सांस लो, थोड़ा सा अपने इष्ट का नाम लो, ईश्वर का नाम लो, 2-3 डीप ब्रीदिंग करो, और उसके बाद आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर। यू विल गेट योर क्वेश्चन पेपर। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब आपको पेपर मिलेगा, अच्छा एक बात और, आपको एक अलग से वीडियो मिल जाएंगी, आपको पता ही है, अपने डॉक्यूमेंट्स भी जरूर कैरी करना, इसको लेकर भी काफी बार स्ट्रेस हो जाता है। तो 3 to 4 पोस्ट कार्ड साइज फोटोज, पासपोर्ट साइज फोटोज, आपका आईडी जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया है वही होना चाहिए, फोटोज एप्लीकेशन फॉर्म वाली होनी चाहिए, वो सब कुछ रख लेना। अब जब क्वेश्चन पेपर और सब आपके पास में आएगा, तो आप एकदम से सॉल्व करना मत शुरू करना। पहले आपको OMR फिल करनी रहेगी, जिसके अंदर आपका नेम, रोल नंबर,
इस पर भी एक वीडियो मैंने बना दिया है, जल्दी आपके पास आ जाएगा। नेम लिखना रहेगा, उसमें भी OMR फिल करनी रहेगी। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो जल्दीबाजी में ये सब गलत कर देते हैं। इसमें आपका बुकलेट का कोड रहेगा, है ना। इसके बाद जो है आपके मदर फादर, आपका नेम रहेगा। ये सब रनिंग हैंड राइटिंग में होगा। तो रनिंग हैंड राइटिंग मतलब नॉर्मल जैसे अपन लिखते हैं। लेफ्ट थंब का इंप्रेशन रहेगा। जो भी कुछ है बेटा, इसमें जितना भी टाइम लगे लेकिन तसल्ली से करना, क्योंकि अगर OMR में यही गलत हो गया तो आपने भले ही कितना 720 आउट ऑफ 720 का पेपर किया हो, वो कोई मतलब का नहीं रह जाएगा। तो इसे बहुत ध्यान से फिल करिएगा। अब ये सब फिल करने के बाद में ये वाला वीडियो भी देख लेना, आ जाएगा OMR का। अब इसके बाद में आप एक बार अपने क्वेश्चन पेपर को स्कैन करेंगे। सबसे पहले जब आएगा, आपने अपना OMR में ये सब कुछ फिल किया, अब आप क्वेश्चन पेपर स्कैन करेंगे। स्कैन का मतलब आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू नहीं करेंगे, आप चेक करेंगे कि उसमें ऑल पेजेस हैं या नहीं है, न्यू पैटर्न के हिसाब से पूरे 180 क्वेश्चंस हैं या नहीं है। क्योंकि अगर बाद में कुछ भी गड़बड़ हुई, एक पेज कम निकला, जी हाँ ऐसा हो जाता है कई स्टूडेंट्स के साथ में, बहुत रेयर होता है, बट अगर हो गया तो फिर हम बाद में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पहले तो आप चेंज करवा सकते हो, राइट। तो एंट्री हो गई, सेंटर पे हॉल में क्वेश्चन पेपर मिला, बेसिक OMR भर दी, उसके बाद पेपर को स्कैन कर लिया। अब इसके बाद में हम पेपर स्टार्ट करेंगे, पेपर अटेम्प्टिंग। देखिए पेपर अटेम्प्टिंग में हमें क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले आप सबका एक सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट्स डिसाइड होगा ऑलरेडी। जनरली अगर मैं बात करूं तो नीट में लोग बायो से शुरू करते हैं, तो आप भी वैसा कर सकते हैं, या जो भी आपका सीक्वेंस है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं तो शायद मेरा सीक्वेंस जूलॉजी, फिर बॉटनी, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स होता। तो जो भी सीक्वेंस है उसको ही आप फॉलो करें। अब आप कैसे पेपर अटेम्प्ट करोगे वो मैं बता रही हूं। यहां पर सबसे पहले आपने क्वेश्चन को रीड करा, ठीक है, रीड क्वेश्चन। अब आप जब क्वेश्चन रीड कर रहे होंगे तो आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन या सर्कल करोगे। कीवर्ड से मेरा क्या मतलब है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनसे आंसर निकलता है, एंड साथ में फॉल्स, इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, ऐसा कुछ है तो बड़ा बड़ा साइड में फॉल्स लिख दो। बहुत रेयरली कुछ सेंटर्स पर क्वेश्चन पेपर पे लिखना अलाउ नहीं करते हैं। अगर ऐसा हो तो बहस मत करना, झगड़ा मत करना, ठीक है, फिर मन में ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी किस्मत समझ लेना। इंपॉर्टेंट वर्ड्स जैसे BT, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस के बारे में करेक्ट, तो करेक्ट को सर्कल कर दिया और जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस को सर्कल कर दिया, ऐसे करके। तो कीवर्ड्स को अंडरलाइन करा और करते करते क्वेश्चन को रीड करते जा रहे हैं एंड क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते जा रहे हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चन को समझते जा रहे हैं, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते जा रहे हैं, जल्दी नहीं करनी है। इसके बाद में अपन ऑप्शंस देखेंगे। तो होता क्या है, कभी कभी फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होता है, बट सेकंड ऑप्शन मे बी मोर करेक्ट। तो हैबिट बनाइएगा टू रीड ऑल ऑप्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे ऑप्शंस पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि हमें बेस्ट आउट ऑफ ऑल डिसाइड करना होता है। अब इसके बाद में सपोज करो अगर आपको क्वेश्चन आ गया है, सपोज, तो आप क्वेश्चन पेपर पर इस क्वेश्चन के आगे टिक लगा दीजिएगा। सपोज 9th नंबर का क्वेश्चन है, मैंने टिक लगा दिया। अगर आपको आया ही नहीं, आता ही नहीं है, आपको आगे भी अटेम्प्ट नहीं करना है, मेरे कोई मतलब का ही नहीं है, तो मैं इस पर ऐसा क्रॉस लगा दूंगी। लेकिन मुझे 50-50 है, लग रहा है, दो में कंफ्यूजन है, थोड़ा सोचूंगा तो आ जाएगा, तो मैं यहां पर सर्कल कर दूंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपरली सर्कल कर देना। नाउ जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो रन टिल द एंड, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी आखिरी तक पेपर को एनालाइज करना है, चेक करना है। यहां मेरा ये मतलब है कि आप किसी भी क्वेश्चन पर अटकेंगे नहीं। डोंट स्टक फॉर मोर देन 25 सेकेंड्स एट एनी क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको मेरा ही एग्जाम्पल देती हूं। जब मैंने अपना ऑल इंडिया PMT नीट दिया था तो फिजिक्स के शुरू के 10 क्वेश्चंस मुझे नहीं आए थे। जी हाँ, 10 क्वेश्चंस,
बहुत नर्वस हो सकते थे, पर मैंने इसकी प्रैक्टिस हमेशा की थी। मुझे पता था कि मेरी इतनी प्रिपरेशन है, मेरा इतना खराब किस्मत और समय और पढ़ाई नहीं है कि मुझे कुछ भी नहीं आएगा। तो मैं छोड़ती गई, छोड़ती गई, छोड़ती गई, छोड़ती गई, छोड़ती गई, 11th से मुझे बनना शुरू हुआ और मैं उन पे सर्कल मारती गई, सर्कल मारती गई, सर्कल मारती गई और जब वापस आई पूरा बाकी पेपर करने के बाद, तो तब तक पेपर मेरे से इतना अच्छे से बन गया था, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया था, नर्वसनेस कम हो गई थी। उन 10 में से भी 8 क्वेश्चंस मुझसे आराम से बन गए और सही भी हो गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले किसी क्वेश्चन पर अटके नहीं। कई बच्चों की आदत होती है अटक जाते हैं, जब तक सॉल्व नहीं होगा आगे नहीं बढ़ते। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है आगे का पूरा पेपर आपके लिए बहुत ईजी और बहुत फ्लो और बहुत हलवा हो। तो रन टिल द एंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद में यहां पर एक तो रफ वर्क का बहुत ध्यान रखना। कई बार जब आप रफ वर्क करते हैं तो बहुत ही रफली करते हैं और आंसर खुद ही की हैंडराइटिंग समझ में नहीं आती है। पता पड़ा 1 लिखा था, ऐसा वो ऐसा हो गया, और 7 करके भी 0.7 भी था, वो लगा दिया बजाय 0.1 के। तो बेटा जो रफ वर्क है जब भी करोगे तो आप एक बॉक्स जैसा बनाओ, क्वेश्चन नंबर लिखो, जो भी रफ वर्क है वो किया। सपोज 8 आंसर आया तो प्रॉपर्ली ऐसा करके लिखो। एक बात ध्यान रखो, टारगेट रखो, भले ही 2 क्वेश्चन छूट जाएं, पर जो कर रहे हो वो सही होना चाहिए। रफ वर्क गलत हो गया, ये गलत देख लिया, गलत पढ़ लिया, गलत समझ लिया, सारे ऑप्शन नहीं देखे थे, मैं तो अटक गया इसलिए पेपर छूट गया, ये गलतियां नहीं चलेंगी। तो रफ वर्क को बहुत ध्यान से करना है। तो आप सारे पढ़ते गए, क्वेश्चन सॉल्व करते गए एंड ओएमआर फिल करते गए। अब ओएमआर कैसे फिल करना है, ध्यान से सुनिएगा। ओएमआर हर क्वेश्चन के साथ फिल नहीं होगी, क्योंकि इससे हमारा रिदम ब्रेक होता है, पेपर स्लो होता है, फिर बाद में जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है टेंशन स्ट्रेस होता है और आगे के क्वेश्चन गलत होने का चांस होता है। लेकिन ओएमआर एंड में भी नहीं भरा जाएगा। मैंने ऐसा बहुत बार देखा है कि स्टूडेंट्स ने आखिरी के लिए ओएमआर रखा और आखिर में टाइम कम पड़ा और पता पड़ा ओएमआर भरना ही रह गया, तो सारा वेस्ट हो गया। या जल्दी जल्दी में सपोज 3rd क्वेश्चन नहीं किया था, 4th लगा था, तो 3rd का आंसर 4th वाला कर दिया, 5th का 4th वाला कर दिया, लाइन से ओएमआर गलत हो गई। ये काम नहीं करना है। ओएमआर की अभी से आप लोग प्रैक्टिस करिए, आप जैसे भी करते हो। मेरा ये सजेशन है आपको कि या तो एक सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद लगा सकते हो, वरना मैं जो करती हूं, मैं जनरली खुद जब करती थी हर 15 से 20 क्वेश्चन के बाद मैं ओएमआर फिल कर देती थी। आप क्या करोगे बेटा, जब आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो, आपने ये सब कुछ कर लिया, सपोज आपने ए आंसर निकाला है, तो बगल में जो ओएमआर है वहां पर ए जो है एक हल्का सा डॉट लगा दो। अगर आप बाद में आंसर चेंज करोगे भी तो डॉट को आइडेंटिफाई नहीं करता है जो मशीन होती है। ये ओएमआर फिलिंग वाले वीडियो में भी मैं आपको बता दूंगी। तो हर 15 से 20 क्वेश्चन के बाद में प्लीज ओएमआर फिल करिए, ताकि जितना जितना पेपर हो रहा है वो अपना कंप्लीट होता जाए, या सब्जेक्ट के एंड में भी आप कर सकते हैं। ध्यान रखना, इस बार कोई ए और बी सेक्शन नहीं है, 180 क्वेश्चंस हैं एंड ऑल कंपलसरी हैं, यानी सभी आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब ये करते करते इसके बाद जब एक बार आपने लास्ट तक सारा पेपर कर लिया है, नाउ यू विल रीविजिट सर्कल्ड क्वेश्चंस। जिन पे आप सर्कल लगाते हुए आए थे, जिन्हें क्रॉस कर दिया था कोई बात नहीं है, जिन्हें सर्कल लगाया था, हो सकता है बेटा आधा पेपर अभी सर्कल हो, ऐसा भी बच्चों के साथ होता है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, क्योंकि अगर आपने आधा पेपर सर्कल करा भी है, आधे क्वेश्चन भी सर्कल करे, मान लो 30-40% सर्कल करे हैं, तो बाकी तो आपके करेक्ट हो ही गए हैं, उसकी तो ओएमआर भी फिल हो गई है और आपको टाइम भी तो कम लगा होगा ना, क्योंकि आप अटके भी नहीं थे, यानी आपके पास ज्यादा टाइम होगा। और जिसके सर्कल क्वेश्चन कम है, इसका मतलब उसने काफी पेपर कर लिया है, तो उसमें टाइम कम है लेकिन सर्कल वाले क्वेश्चन भी कम है, तो कोई दोनों ही तरफ से कोई